Good morning all of you. Today is my lecture on the topic of economic development. आज मेरा जो व्याख्यान है आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें देश की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय तथा जीवन के रहन सहन के स्तर में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच द country's per capita income, national income increases and its standard of living also increases continuously. तो आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें रोजगार सृजन, व्यावसायिक समृद्धि, आय में समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण में वृद्धि के साथ साथ विस्तृत सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण की सुरक्षा हो जिससे आर्थिक समृद्धि हो। It means economic development is a process of improving a community well-being through job creation, business growth and income growth as well as through improvement to the wider social and natural environments that strengthen the economy. अब राष्ट्रीय आय होती क्या है? What is national income? देश के सामान्य निवासियों द्वारा राष्ट्रीय आय से देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान प्राप्त कारक आय जो कि उसके द्वारा अर्पित कारक सेवाओं का पुरस्कार है के कुल योग को कहते हैं। अर्थात नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय ए नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है देश की घरेलू साधनों से प्राप्त शुद्ध साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनडीपी एफसी प्लस एनएफआईए। यहाँ एनडीपी-एफसी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट और एनएफआई का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इसके साथ साथ ही जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं विकास का जो मापक है अलग अलग एजेंसियों के द्वारा अलग अलग किया गया है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक्स prepared the report of World Development Reports. As per World Development Reports of the World Bank, the country whose per capita income according to 2017 is $12,056 is high income group country। अर्थात 2017 के अनुसार जो विश्व विकास रिपोर्ट है विश्व बैंक की वो कहता है कि 2017 में वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 12,056 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक है वे विकसित देश हैं, उच्च आय वाले देश हैं, धनी देश हैं। तथा 2017 के ही अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 है वार्षिक है वे देश निम्न आय देश में कहलाते हैं, वे लो इनकम ग्रुप में कहलाते हैं। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय 2017 में $1820 थी तो भारत मध्यम आय वर्ग में आता है। किसमें आता है? मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। इसका मतलब है कि भारत न तो विकसित देश है न तो अविकसित ज्यादा है बल्कि यह मध्यम इनकम ग्रुप में है, मिडिल इनकम ग्रुप में है। और वही एज पर 2019-20 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2019 और 20 की विश्व विकास रिपोर्ट जो है विश्व बैंक की उसके अनुसार ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $1,026 है वह लो इनकम ग्रुप में आता है, निम्न आय देश में आता है। और ऐसा देश जिसकी 2019-20 में प्रति व्यक्ति वार्षिक जो आय है $12,375 है, 12,035
$375 है, वह उच्च आय वर्ग में आता है। ठीक, इस आधार पर हम देशों का बंटवारा करते हैं कि कौन कंट्री डेवलप्ड है, विकसित है, कौन कंट्री विकासशील है। तो विकसित देश वे देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय तथा रहन सहन का स्तर बहुत विकासशील देशों की तुलना में बहुत ऊंचा है। Developed country are those country whose per capita income, national income is high than the developing country and their standard of living is also high than the developing country. For example, USA, Canada, Australia, Japan, etc. And developing countries are those countries whose per capita income and national income is low and their standard of living is also low than the developed country. विकासशील देश वे देश हैं जो विकास की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जिनका भी पूरी तरह विकास नहीं हो पाया है। उनकी प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, साथ ही उनके रहन सहन का स्तर भी विकसित देशों की तुलना में बहुत ही नीचा है। तो इस आधार पे हमने देश की कैटेगरी बांट दिया, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, ईटीसी है। अब क्वेश्चन होता है कि जो राष्ट्रीय आय हमने कहा है, राष्ट्रीय आय क्या है और प्रति व्यक्ति आय, एक टर्म बार बार आ रहा है। प्रति व्यक्ति आय को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इट इज ए एवरेज इनकम ऑफ पर पर्सन। प्रति व्यक्ति आय को बोलते हैं, यह देश की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इट इज ए रेशियो बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल पॉपुलेशन। जब हम देश की कुल जनसंख्या से हम देश की राष्ट्रीय आय में भाग दे देते हैं, इट मीन्स the NNP is divided by the total population, then it comes per capita income. इस आधार पर हम देखते हैं कि कौन सा कंट्री उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, कौन सा ऐसा देश है जिनका मतलब क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा और कम है। लेकिन क्या है कि जो विश्व बैंक तो खाली क्या कहते हैं आय को ही आधार मानता है, लेकिन जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आय के अलावा अन्य बात को भी का भी जिक्र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हम तीन एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया के कंसेंट में, भारत के संदर्भ में। हरियाणा है, केरल है और बिहार है। हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय 1,80,174 है, पर कैपिटा इनकम है 16-17 के 1,80,174 है। वही केरल के प्रति व्यक्ति आय 1,63,475 है और वही बिहार के प्रति व्यक्ति आय 34,409 है। मैंने कहा कि when we comparison between three states, Haryana's per capita income is 1,80,174 and the Kerala's per capita income is 1,63,475 and the Bihar income is the 34,409. It means Bihar is the most backward state of the country. If we compare only in the income, then here is Haryana is the leading, but we have to compare other factor also. हमें खाली आय के आधार पे ही तुलना नहीं करनी चाहिए और आधार पे तुलना करनी चाहिए। जैसे शिशु मृत्यु दर क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 1,000 जो मतलब जन्म लेने वालों पे हैं कितने मरते हैं, देखते हरियाणा में रेशियो है 30 का और केरल में है 10 का, जबकि बिहार में है 35 से। मतलब है कि शिशु मृत्यु दर से तात्पर्य है किसी वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। इट मीन्स कि वे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने जन्म लिया है 1 साल के अंदर हैं और वे बच्चे जो मर गए हैं बिना 1 साल की उम्र कंप्लीट किए हुए हैं। infant mortality rate is a rate the number of child taken birth during 1 year and who died before the completing of the age of 1 year. It is known as infant mortality rate. तो यहाँ देखते हैं हम
तो हमारे केरला बहुत बेटर है। केरला में शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है। अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं, यहाँ साक्षर और साक्षरता दर में दो चीज है। साक्षर से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो किसी भी भाषा को आसानी से पढ़ लिख और समझ सकता है। ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग एनी मैसेज। एंड इसका मतलब है कि किसी भी एक जनसंख्या का, मान लीजिए 1000 जनसंख्या है, 1000 लोग हैं, उनमें से कितने लोग पढ़ लिख और समझ सकते हैं, उसे हम दर को साक्षरता दर बोलते हैं। अगर देखा जाए हरियाणा में 82 लोग हैं, साक्षरता दर है। केरला में 94 है, जबकि बिहार में 62 है। इट मीन्स केरला एजुकेशन के माने में भी ठीक है। तो यहाँ साक्षरता दर से तात्पर्य है 7 वर्ष और उससे ऊपर अधिक आय के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, मतलब 7 साल से ऊपर जितने लोग हैं जनसंख्या है, उस जनसंख्या में से कितने लोग किसी भी भाषा को आसानी से पढ़ लिखा और समझ सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो कंपैरिजन करने का है, निबल उपस्थिति अनुपात, नेट अटेंडेंट रेशियो। इसका मतलब 13-14 के आधार पर कितने लोगों ने नाम लिखाया है और उसमें से कितने लोग वास्तविक रूप से कितने लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं। हरियाणा में 61 है और जबकि केरला में 83 है, जबकि बिहार में 43 है। इट मीन्स अगर हम देखते हैं कि आय के आधार पर हरियाणा अच्छा है, लेकिन हम अन्य तत्वों के आधार पर, अन्य कारकों के आधार पर देखते हैं तो केरल बेटर है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि खाली आय ही आर्थिक विकास का माप नहीं है, आय के अलावा अन्य भी फैक्टर्स है जो कंपेयर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक, थैंक यू।